फ्रेंड्स, एमएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को साइंस में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और उससे साइंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे किसी भी चैप्टर से, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि अब आप लोगों को तो अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा केमिस्ट्री के बारे में। अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन देख रहे थे, उसी क्रम में हम लोग का आज का भी टॉपिक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? नियोप्रीन, प्रशीतक, टेट्राएथिल लेड, एंटी नॉक एजेंट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। तो इनमें से कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो चलिए बता दीजिए कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। प्रशीतक, प्रशीतक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रशीतक मतलब जो ठंडा करता है, फ्रिज वगैरह जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें आपका प्रशीतक या ठंडक शीतलक के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? तो आपका यहाँ पे नियोप्रीन दे रहा है, जबकि नियोप्रीन नहीं, फ्रेयान होता है। फ्रेयान जो है ये प्रशीतक का कार्य करता है और फ्रिज में आपके फ्रेयान गैस ही भरी जाती है। और सेकेंड है टेट्रा एथिल लेड, एंटी नॉक एजेंट। एंटी नॉक एजेंट जिसे आप स्फोटन रोधी भी कहते हैं, जो विस्फोटन की दर को कम कर देता है। तो ये टेट्रा एथिल लेड जो है ये आपका राइट है, एंटी नॉक एजेंट। और थर्ड है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये आपका कीटनाशक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये आपका अग्निशामक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका नियोप्रीन नहीं प्रशीतक है, बल्कि फ्रेयान जो है प्रशीतक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ है, उपयोग है। इनमें से कौन सा है जो सही से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक, फ्रेयान प्रशीतक, नियोप्रीन संश्लेषित रबड़, और बेनाड्रिल ग्लोबिन। तो चलिए बता दीजिए कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। और आप इन सारे क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए बता दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो एस्पार्टम, ये जो पदार्थ है एस्पार्टम, ये कृत्रिम मधुरक है। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये मीठा होता है और इसका यूज़ भी आप शुगर की जगह पे इसका यूज़ भी करते हैं और कृत्रिम मधुरक होता है। तो ये आपका सही है। सेकंड है फ्रेयान प्रशीतक, अभी मैंने बताया कि फ्रेयान गैस जो होती है प्रशीतक के रूप में यूज़ होता है। और नियोप्रीन जो है आपका संश्लेषित रबड़ है, ये भी आपका राइट है। और आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है बेनाड्रिल जो है ये आपका ग्लोबिन ना होकर प्रतिहिस्टेमीन होता है। ये इसका होता है प्रतिहिस्टेमीन, हिस्टेमीन होता है। ये आपका ग्लोबिन जो है ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है गलत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। केवलार विस्फोटक, टेक्सोल कैंसर रोधी दवा, जिंक फास्फाइड रोडेंटनाशी, नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका सही होगा। इसमें कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। टेक्सोल, टेक्सोल जो होता है ये कैंसर रोधी दवा होता है, ये आपका राइट है। जिंक फास्फाइड आपका रोडेंटनाशी जो कृंतक वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह को भगाने के लिए जिंक फास्फाइड का यूज़ करते हैं, ये आपका राइट है। और नाइट्रोसेलुलोज जो होता है ये आपका विस्फोटक के रूप में यूज़ किया जाता है, ये भी आपका सही है। और आपका ये जो केवलर है, केवलार जो है ये आपका विस्फोटक नहीं है बल्कि संश्लेषित रेशा है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये गलत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट बेकरी, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक, और आपका ये है मोनो पोटेशियम टार्टरेट बेकरी। तो चलिए बता दीजिए इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है। ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है, तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो सफ़ेद ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है इसका प्रयोग आप फोटोग्राफी में करते हैं, ये आपका सही है। और पोटेशियम सल्फेट जो होता है ये आपका उर्वरक के रूप में यूज़ होता है, ये भी आपका सही है। और पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये आपका बारूद के रूप में यूज़ होता है, ना कि बेकरी के रूप में यूज़ होता है। तो आपका सेकंड गलत है। और मोनो पोटेशियम टार्टरेट जो है ये बेकरी के रूप में यूज़ होता है। बेकरी मतलब जो बिस्किट वगैरह बनाते हैं, बेकरी चीज़ें देखे होंगे, बिस्किट है, केक है, ये सारी चीज़ें बेकरी प्रोडक्ट में आते हैं, तो उसमें आपका मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का यूज़ किया जाता है। और आपका पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये बारूद बनाने में किया जाता है। बारूद जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसको बनाने में किया जाता है, ना कि बेकरी में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये गलत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन है जो सही सुमेलित है? कोई एक सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड दांत, फ्लोराइड प्रदूषक भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइट अम्ल वर्षा, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। तो चलिए बता दीजिए कौन सा है जो एक सही है। कोई एक सही है, बाकी सब गलत है। और ये आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई जो ऑक्साइड होता है, ये आपको पता है कि दांत के लिए आपका ये नहीं होता है। दांत के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं होता। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्ल वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका पहला गलत हो गया। फ्लोराइड प्रदूषक, फ्लोराइड प्रदूषक जो होता है ये भोपाल गैस त्रासदी दे रहा है। भोपाल गैस त्रासदी में आपको पता था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड यूज़ किया जाता है। ये आपका ये भी गलत हो गया। फ्लोराइड किसके लिए है? ये दांत के लिए है। दांत के लिए फ्लोराइड की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फ्लोराइड दोनों होता है। तीसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये दे रहा है अम्ल वर्षा। ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड अभी मैंने बताया कि जो अम्ल वर्षा होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड जिम्मेदार होता है। और दांत के लिए फ्लोराइड प्रदूषक जो है मतलब जिम्मेदार होता है। और आपका जो ओजोन रिक्तता है, इससे आपका चर्म कैंसर होता है। ओजोन की जो किरणें होती हैं जब हमारे स्किन पे पहुंचती हैं तो देखिए छोटे छोटे दाने चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं। ये सारा जो रोग होता है, चर्म कैंसर जो होता है, ओजोन परत के कारण होती है। कुछ लोग की स्किन जल भी जाती है धूप से, और धूप वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं? आपको बताना इनमें से कौन से कथन हैं जो सत्य हैं। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। फेनिल एक फिनाल व्युत्पन्न है और फिनाल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। थर्ड है एक व दो दोनों। फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए, आपका आईएएस का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो चलिए पहला देखते हैं। फेनिल, फेनिल जो होता है उसका प्रयोग आप घरेलू रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। ये आपका राइट हो गया है। और ये जो घरेलू रोगाणुनाशक मतलब जो घरों में फर्शों में दफ्तरों में ये जो आपका पानी वगैरह वो पोछा वगैरह लगाते हैं, फिनाइल यूज़ करते हैं, वही है जो बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। घरों दफ्तरों और कॉलेजों किसी भी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, वो घरेलू रोगाणुनाशक के रूप में होता है इसका प्रयोग। तो ये आपका राइट है। सेकंड है फिनाल एक व्युत्पन्न है और फिनाल एक प्रभावी रोगाणुनाशक है। तो रोगों का नाश करने वाला रोगाणुनाशक। तो ये आपका दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। एक व दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक, स्टील या लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य अपचायक के रूप में क्रिया करना, लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना, उष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, उपचायक के रूप में क्रिया करना। और इन कथनों में बताना है कि पहला दूसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला और तीसरा सही है, तीसरा और चौथा सही। ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। आपको बताना है कि जो कोक है, कोक मतलब कोयला, कोयला जो है स्टील या लोहे के जो उत्पादन भट्टी होता है उसमें विस्फोटन के लिए जो चार्ज मिलाया जाता है, वो चार्ज की जो सामग्री होती है उनमें से उसका कार्य कौन सा है जो विस्फोटन के लिए कार्य करता है, ब्लास्टिंग के लिए जो कार्य करता है, उसमें से उसका कार्य क्या है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा। तो कोक जो होता है, कोक मतलब कोयला, कोक जो होता है ये अपचायक ये एजेंट होता है। तो आपका पहला सही हो गया। और ये ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह ऊष्मा भी प्रदान करता है। तो पहला दे रहा अपचायक के रूप में यूज़ किया जाता है, तो ये आपका सही हो गया। कोक एक जो होता है अपचायक के रूप में यूज़ होता है, ये सही है। सेकंड है लौह अयस्क में संयुक्त सिलिका को दूर करना, ये नहीं हो सकता है। तीसरा है ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, तो ये भी आपका राइट है। जो कोक होता है, कोयला होता है, उसको हम जला के ईंधन के रूप में जलाते हैं और उससे जो ऊर्जा हमको ऊष्मा मिलती है, तो ये आपका राइट है। और चौथा है उपचायक के रूप में, उपचायक के रूप में, तो ये आपका गलत है। अपचायक के रूप में हो गया तो उपचायक नहीं हो सकता, ये आपका गलत है। ओके, चलिए तो आपका कौन सा कोड सही हो जाएगा। आपका पहला और तीसरा जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भट्टी फर्नेस आयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह तेल परिष्करणियों या रिफाइनरी का एक उत्पाद है। सेकंड है कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा है इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। ऊपर्युक्त कथनों में कौन से सही है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो चलिए बता दीजिए, भी आपका आईएएस का क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो भट्टी ईंधन तेल जो होता है, ईंधन तेल को भट्टी का तेल भी कहते हैं।
ईंधन तेल को भट्टी का तेल भी कहते हैं और यह एक ऐसा ईंधन होता है जो मुख्य रूप से कच्चे तेल के आसवन के अवशेष से प्राप्त होता है। और जो पेट्रोल रिफाइनरी होता है उसका जो है एक उप उत्पाद है। यह जो है भट्टी जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी का एक उप उत्पाद है। तो यह पहला जो सही हो गया। और जो कुछ उद्योगों में इसका उपयोग ऊर्जा और विद्युत के लिए किया जाता है। ये भी आपका राइट है। भट्टी में जो फर्नेस ऑयल होता है ये विद्युत और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, भी आपका राइट है। और इसके जो भट्टी में जो तेल होता है, भट्टी में तेल जो होता है वो सल्फ़र का होता है और इसके रहने का जो प्रत्यक्ष परिणाम होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। गंधक मतलब सल्फ़र होता है, इसका उपयोग पर्यावरण में गंधक के रूप में किया जाता है। तो ये भी आपका राइट है। तो आपका इसमें तीनों का तीनों सही हो जाएगा। भट्टी जो होता है उसमें जो फर्नेस ऑयल होता है वह तेल जो होता है ये परिष्करणीय या शुद्धिकरण के लिए एक उत्पाद होता है। और ये भट्टियों में जो होता है उद्योगों में ऊर्जा और विद्युत उत्पादन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये भट्टी के तेल में सल्फ़र भी होता है जिसके रहने से प्रत्यक्ष परिणाम सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो है राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है। विशेषता दिया है एक तरफ तिथि दिया है। किस दिन कौन सी तिथि मनाई जाती है ये बताना है आपको। तो पहला है टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, नेशनल सपोर्ट दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त, नागासाकी दिवस 5 अगस्त। तो चलिए बता दीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ये आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो पहला है टेक्नोलॉजी दिवस। टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका पहला जो है राइट हो गया। टेक्नोलॉजी दिवस जो होता है जिसे हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो ये भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। टेक्नोलॉजी दिवस या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो होता है आपका 11 मई को मनाया जाता है, ये सही है आपका। और 1998 में इसी दिन पोखरण में भी परमाणु परीक्षण किया गया था। 11 मई को ही आपका जो है 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किया गया था। और जो विश्व में आपका फोटोग्राफी दिवस है ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं। आपका फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को है और नेशनल स्पोर्ट दिवस जो है 29 अगस्त को है। ये आपका जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ध्यानचंद, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि नागासाकी पर बम, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा था। तो नागासाकी पर जो बम गिरा था वो 9 अगस्त को गिरा था, ना कि 5 अगस्त को। ये आपका गलत हो जाएगा। और 1945 में इसी दिन ही 9 अगस्त को ही मतलब इस शहर में परमाणु बम गिराया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। 9 अगस्त होगा यहाँ, 5 अगस्त नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नागासाकी आपका जापान में पड़ता है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस विज्ञान हेतु नमोदिष्ट किया है? संयुक्त राष्ट्र ने जो वर्ष 2011 है उसको विज्ञान के किस नाम से जाना जाता है ये बताना। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो वर्ष 2011 को विज्ञान के किस नाम से निर्दिष्ट किया है? तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने रसायन विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में नमोदिष्ट किया है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। और आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 को निम्नलिखित महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में मनाने के लिए भी घोषणा की गई है, जैसे प्रकाश एवं प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। ये दोनों आपके 2015 में किए गए संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और आपका वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष मनाया जाता है। और 2017 को अंतर्राष्ट्रीय सतत पर्यटन दिवस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2019 को संयम के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। और 2020 को पादप स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय नर्स एवं मिडवाइफ के रूप में भी मनाया जाता है। और आपका जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 जो होता है वो आपका कई रूपों में मनाया जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जियां वर्ष,
सतत विकास हेतु सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विश्वास वर्ष। तो आपको पता चल गया होगा कि मतलब 2011 में, 2017 में, 2015 में, 2019 में, 2020 में और 2021 में जो किस किस नामों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नामोनिर्दिष्ट किया गया है, जो अलग अलग क्षेत्र में है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 2011 जो है उसको रसायन विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में नामोनिर्दिष्ट किया गया है और 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। 2011 में 2 किया गया है, एक रसायन विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। और 2015 जो है उसमें प्रकाश एवं प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है और अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है। और 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष और 2017 को अंतर्राष्ट्रीय सतत पर्यटन विकास वर्ष घोषित किया गया है। 2019 को आपका आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और 2019 को देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है और संयम के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। और 2020 को पादप स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। और 2021 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जियां वर्ष, सतत विकास हेतु सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विश्वास वर्ष, इतने सारे वर्ष हैं जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष जो है 2011 को नामोनिर्दिष्ट किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता संगठन है, उसके विषय हैं। पहला है अल्मा आटा घोषणा, लोगों के साथ की देखभाल, हेग समझौता, जैविक एवं रासायनिक शस्त्र, तलानोवा संवाद, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अंडर 2 गठबंधन, बाल अधिकार। तो कूट में बताना पहला दूसरा, केवल चौथा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा। ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन है, उसके विषय क्या थे। तो चलिए देख लेते हैं। आल्मा आटा घोषणा। आल्मा आटा घोषणा जो था ये 1978 में आल्मा आटा घोषणा जो था 1978 में, और ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित था। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित था। तो आपका पहला जो है सही हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है, ये सही हो गया। सेकंड है हेग समझौता। हेग समझौता जो हुआ था वो 1980 में हुआ था। 1980 में हेग समझौता हुआ था, 1978 में आल्मा आटा हुआ था और 1980 में हेग समझौता। तो हेग समझौता जो था वो अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित था। तो आपका हेग समझौता जैविक और रासायनिक शस्त्र दे रहा है, ये आपका गलत है, आपका सेकंड गलत है। तीसरा है तलानोवा संवाद। तलानोवा जो संवाद है ये COP 23 में हुआ था। COP 23 में हुआ था, इसमें वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। हेग जो है ये तलानोवा जो है ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और COP 30 जो हुआ था ये तलानोवा संवाद से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट हो गया। और आपका अंडर 2 गठबंधन जो है ये वर्ष 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारों की भूमिका को अपरिहार्य मान्यता है। तो आपका ये भी जो है गलत हो जाएगा, बाल अधिकार नहीं होगा, बल्कि 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारों की भूमिका जो है ये अपरिहार्य या अनिवार्य मानता है। तो आपका पहला और तीसरा ही राइट है, बाकी दोनों जो है गलत हो जाएगा। हेग समझौता जो था वो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित था और अंडर 2 जो ग्राउंड है ये नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य से संबंधित है। तो आपका पहला और तीसरा जो है राइट हो जाएगा। पहला और तीसरा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है, वो तो थर्ड राइट हो गया। ओके, ये आपका आईएएस का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसको तो आप लोग आसान से बता सकते हैं। तो बता दीजिए क्या होगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984, 2 से 3 नवंबर 1984, 2 से 3 दिसंबर 1985, 2 से 3 नवंबर 1985। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो था वो 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो था वो आपका क्या, उसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्फेनोल ए, जिसे BPA भी कहते हैं, क्या है? पहला ऑप्शन है कैंसर की पहचान करने वाला एक चिकित्सीय परीक्षण। सेकंड है एथलीटों द्वारा निष्पादन सुधार के लिए लिए जाने वाले ड्रग को जांचने के लिए परीक्षण।
थर्ड है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन। फोर्थ है मिश्र धातु इस्पात का विशेष प्रकार। तो चलिए बता दीजिए बिस्फेनॉल ए क्या है। ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो बिस्फेनॉल ए जो होता है, जिसे बीपीए कहते हैं, एक औद्योगिक रसायन होता है जो मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट नामक कठोर एवं पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण के रूप में प्रयुक्त होता है। और पॉलीकार्बोनेट का जो प्रयोग होता है वो पुनर्प्रयोग में आने वाली पानी व दूध की बोतलें तथा अन्य उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। और बिस्फेनॉल ए जो होता है इसे हम इपॉक्सी रेसिन्स भी कहते हैं। बिस्फेनॉल ए में इपॉक्सी रेसिन्स भी होता है जो खाद्य एवं पेयों के धातु के डिब्बों के अंदर सुरक्षा लेप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट हो जाएगा। जो खाद्य संवेष्टन सामग्री है, खाद्य सुरक्षा सामग्री जो है, उसके प्रयोग के लिए बिस्फेनॉल जो है रसायन का प्रयोग किया जाता है। और जो पेय पदार्थ होते हैं या खाद्य पदार्थ होते हैं धातु के अंदर उसके धातु के डिब्बों के अंदर जो है सुरक्षा के लिए इसका लेप किया जाता है बिस्फेनॉल ए का। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्फेनॉल ए बीपीए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक या मुख्य घटक है? आपको बताना जो बिस्फेनॉल ए है ये एक चिंता का कारण बना हुआ, लेकिन निम्नलिखित में से किस प्रकार ये प्लास्टिक के उत्पादन में मुख्य घटक है? निम्न घटक वाले पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी आपका आईएएस का क्वेश्चन है, इसके बारे में तो मैंने अभी भी बताया, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो बिस्फेनॉल ए जो है बीपीए जिसे कहते हैं, एक ऐसा औद्योगिक रसायन है जो सामान्यतः उपभोक्ता जो प्लास्टिक्स में प्रयोग करते हैं। और ये जो विशेषता पॉलीकार्बोनेट नामक कठोर जो होता है पारदर्शी प्लास्टिक के रूप में निर्माण किया जाता है। और आपका इसमें जो है सन ग्लासेस आएंगे, रिज्यूबल बॉटल आ जाएंगे, इत्यादि जो है आपके इसमें प्रयुक्त होते हैं। और प्लास्टिक खाद्य कंटेनर इत्यादि में प्रयोग किया जाने वाला जो है रसायन है ये हृदय रोग का कारण बन सकता है। तो डिब्बेबंद सामान हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। आपके लिए हृदय रोग से संबंधित बीमारी हो सकती है इससे, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल होता है वो आपका बिस्फेनॉल होता है, जिससे आपका लिक्विड या जो भी पदार्थ है वो अंदर से खराब ना हो। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। पॉलीकार्बोनेट नामक कठोर एवं पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। जो हमारे ऊपर से प्लास्टिक होता है, जो बॉटल वगैरह देखते हैं आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, फ्रूटी वगैरह का, वो जो बॉटल होता है वो आपका पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। पॉलीकार्बोनेट का जो प्रयोग में आने वाली जो पानी या दूध की बोतल होती हैं या अन्य उपभोक्ता जो होते हैं इनका निर्माण के लिए किया जाता है। और उसके अंदर जो केमिकल लगाया जाता है वो बिस्फेनॉल ए होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है? चीन, यूके, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जिसमें गैसोलीन में इथेनॉल मिलाना जो है कानूनी अनिवार्य, कानून रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये भी आपका यूपीपीसीएस का है, तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो वर्ष 1976 में से ही ब्राज़ील की सरकार ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, ब्राज़ील। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? फास्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन। तो चलिए आंसर दे दीजिए क्या हो सकता है। कोर्ट में बताना है 1 2 2 3 3 4 उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों ही वायु के अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक होते हैं। और अन्य अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपका कौन सा कूट सही होगा? आपका दूसरा और तीसरा जो है सही हो जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये आपका अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं। और इसके साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आपके अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य स्रोत क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। तो चलिए बता दीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य घटक क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि
तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है एक रासायनिक यौगिक होता है और इसका जो फार्मूला होता है H2S होता है। H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला। यह एक रंगहीन सड़े पदार्थों के दुर्गंध वाली गैस होती है। यह जहरीली, संक्षारक और ज्वलनशील भी होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ जो होते हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक के मुख्य स्रोत हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको बताना है कि जो पेट्रोल या डीजल हैं जो अधूरे मतलब थोड़ा बहुत जलते हैं, पूरा नहीं जलते हैं, तो उनमें कौन से गैस निकलने की संभावना है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो किसी ईंधन के पूर्ण दहन के लिए वायु की पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है और जिससे ईंधन में जो उपस्थित तत्व ऑक्सीजन से पूर्णतः अपक्रिया कर लेते हैं। और हाइड्रोकार्बन ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल केवल हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं। जब इनका पूर्ण दहन होता है तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है और हाइड्रोजन जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। और इसके पूर्ण दहन हेतु जो होता है आपका वायु या ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर ईंधन का अपूर्ण दहन हो जाता है और अपूर्ण दहन होने पर हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड और जल और कार्बन बना लेते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह पेट्रोल और डीजल जो है अधूरा जलेगा या पूरा पूर्णतया नहीं जल पाएगा, थोड़ा बहुत जलेगा, तो आपका इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है निकलेगा। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और जल तीनों जो है निकलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा आम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? आम्ल वर्षा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है ये बताना है। HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3। तो चलिए बता दीजिए कौन सा है जो आम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, कौन सी गैस है। और वैसे भी आपको पता होगा तो आप लोग इसका आंसर फटाफट दीजिए क्या हो सकता है। तो वातावरणीय जो प्रदूषण होता है औद्योगिक निश्रितों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप जो उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे ही अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 70% आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अम्लीय वर्षा में। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। H2SO4 जो होता है ये अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, लगभग 70% होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। आपको इसमें बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, इनके जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, उसके बाद किसका, फिर किसका, फिर किसका। तो चलिए बता दीजिए। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो चलिए बता दीजिए किसमें सबसे ज़्यादा आपका ग्लोबल वार्मिंग करने की क्षमता होती है, कौन सी है। तो चलिए देख लेते हैं। जो विभिन्न गैसों का वैश्विक तापन होता है वो प्रति आपेक्षिक योगदान जो होता है उसमें जलवाष्प का लगभग 60% होता है। जलवाष्प आपका 60% होता है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 जो होता है ये 26% होता है। और O3 ओजोन जो होता है वो आपका 8% होता है। और आपका मीथेन CH4 जो होता है ये 4% होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है आपका 1.5% होता है। और अन्य जो गैसें होती हैं वो 0.1% होती हैं। तो इस प्रकार आपके कौन से ऑप्शन है? सबसे ज़्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है 26%। अगर ऑप्शन में आपका जलवाष्प होता है तो जलवाष्प हो जाता है, क्योंकि जलवाष्प जो है 60% पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में नहीं है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये आपका 26% पाया जाता है। उसके बाद मीथेन की जो मात्रा होती है वो 4% होती है आपकी मीथेन। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है 1.5% होता है। और CFC जो होता है उससे भी कम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है, उसके बाद मीथेन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद CFC है। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन हुआ होगा। तो आप लोग वीडियो का बार बार रिवीजन किया करें, बार बार पढ़ा करें, ताकि आप लोग को पिछला क्वेश्चन जो है भूले ना और आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आ जाए। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी एग्जाम्स में हो तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लें। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में ज़रूर कमेंट करके अपने
रिजल्ट जो है शेयर ज़रूर किया कीजिए कि आप लोग को कितना लाभ हुआ, कितना कुछ जानकारी हुई और साइंस में आप लोग को कितना कमांड हो गया, कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।